हेलो स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, इससे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है और कुछ लोगों को ये जो सब्जेक्ट है वो हार्ड लगता है, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। काफ़ी क्वेश्चन इसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में और इम्पोर्टेंट है सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आते हैं स्टील स्ट्रक्चर में। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डिजाइन का मतलब क्या होता है। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर मतलब स्टील स्ट्रक्चर का डिजाइन करना है। डिजाइन का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि शेप फाइंड कर रहे हैं आप उस स्ट्रक्चर का, साइज फाइंड कर रहे हैं आप उस स्ट्रक्चर का, और कनेक्शन डिटेल फाइंड कर रहे हैं उस स्ट्रक्चर का। ठीक है, डिजाइन मतलब आप सीधा से तीन ही चीज का जवाब दीजिएगा कि कोई भी अगर आप का स्ट्रक्चर या फिर मेंबर डिजाइन कर रहे हैं तो उसका शेप कौन सा होगा, जैसे रेक्टेंगुलर होगा, स्क्वायर होगा, सर्कुलर होगा, साइज क्या होगा, उसका विड्थ डेप्थ क्या होगा, कनेक्शन क्या लगेगा, मतलब रिइंफोर्समेंट क्या लगेगा, नट बोल्ट जो भी यूज कर रहे हैं वो क्या लगेगा, ये सब चीज आता है डिजाइन में। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। स्टील के बारे में तो ये पूरा चैप्टर ही है, सब कुछ समझना ही है। ठीक है, पहले हम इन लोगों को डिजाइन और स्ट्रक्चर समझ के किनारे कर देते हैं, उसके बाद हम स्टील के बारे में देखते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? एक मेंबर होता है, असेंबली ऑफ मेंबर, असेंबली ऑफ मेंबर which are in equilibrium, which are in equilibrium, which are in equilibrium, which are in equilibrium, that is it satisfy the equation of equilibrium, the equation of equilibrium। क्या होता है स्ट्रक्चर को और भी हम तरीका से डिफाइन कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर असेंबली ऑफ मेंबर होता है, अगर इस पे लोड हम अप्लाई करते हैं तो वो कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करे, रेजिस्टेंस जो है वो ऑफर करे, उस लोड से लड़े, हम असेंबली ऑफ मेंबर्स को स्ट्रक्चर बोलेंगे। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी होता है कि सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू जीरो, और मूवमेंट एट एनी पॉइंट इक्वल्स टू जीरो जो होता है वो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। मतलब इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम को भी सेटिस्फाई करना चाहिए और कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करना चाहिए। मतलब अगर कोई स्ट्रक्चर पे अगर हम लोड अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये अगर जो ये मेंबर या फिर स्ट्रक्चर है, ये क्या ऑफर करना चाहिए? रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, इसको रेजिस्टेंस ऑफर करना पड़ेगा ताकि ये लोड को सह सके, उसको हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया आपको। आते हैं नेक्स्ट जो है एडवांटेज ऑफ स्टील के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, आप पहले देख लीजिए स्टील के बारे में, पूरा सब्जेक्ट ही स्टील है तो स्टील ही पढ़ते रहेंगे। एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील ओवर आरसीसी मेंबर। ठीक है, आरसीसी मेंबर जब था ही, जब आरसीसी से हम लोग कंस्ट्रक्शन कर ही रहे थे तो ये स्ट्रक्चरल स्टील से कंस्ट्रक्शन करने का क्या आवश्यकता पड़ गया? तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि जो इसका स्ट्रेंथ होता है वो हाइयर होता है, हाइयर स्ट्रेंथ होता है। कैसे होता है अभी हम बता रहे हैं आपको कि कैसे होता है। ठीक है, मिनिमम ग्रेड ऑफ स्टील कितना होता है आप बताइए कि मिनिमम ग्रेड ऑफ स्टील कितना होता है? मिनिमम ग्रेड ऑफ स्टील स्ट्रक्चरल स्टील में कितना होता है? स्ट्रक्चरल स्टील में अगर हम बात करें तो मिनिमम ग्रेड ऑफ स्टील कितना होता है? मिनिमम ग्रेड आपका FY 250, FE 250 होता है। आपको पता भी होगा कि FE 250 होता है। और इसका स्ट्रेंथ का बात करें तो FY इक्वल्स टू 250 MPa होता है। जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होगा वो 250 MPa होगा। पूरा देखिएगा, पूरा लेक्चर देखिएगा तब जाके आपको क्लियर होगा। अभी क्या है, आगे भी बहुत सारी चीज बताने वाले हैं। तो मिनिमम ग्रेड जो स्ट्रक्चरल स्टील का हो गया FE 250 हो गया। अगर हम FY/FCK निकालते हैं, अगर M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो FY तो 250 हो गया, और अगर ये M20 ग्रेड का कंक्रीट है तो यहाँ पे 20 हो गया। अगर आप पूरा वैल्यू निकालते हैं तो ग्रेटर देन क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ जो है स्ट्रक्चरल स्टील का एज कंपेयर टू कंक्रीट कितना ज्यादा है। ये 250 स्ट्रेंथ है इसका और इसका 20 है सिर्फ, अगर M20 ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल कर रहे हैं आप। तो ये पहला जो स्ट्रेंथ आपका हो गया कि स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रक्चरल स्टील का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू आरसीसी। जैसे मान लीजिए एक बात कर रहे हैं हम, जैसे एक क्लासरूम है। ठीक है, एक क्लासरूम है, उसमें मान लीजिए एक हम बीम प्रोवाइड किए हैं, उस क्लासरूम में एक बीम बनाया है। ठीक है, अब उसमें अगर हम आरसीसी का बीम बनाते हैं तो वो डेप्थ कितना लेगा? अब मान लीजिए आरसीसी का बीम बनाया और वो डेप्थ 600 mm लेगा। अगर वही बीम अगर हम स्टील का बनाते हैं, वही बीम अगर हम स्टील का बनाते हैं
तो डेप्थ जो है 200 mm भी देते हैं ना, तो यहाँ पे सफिशिएंट होगा, 200 mm, और ये इकोनॉमिकल होता है, इकोनॉमिकल होगा, यहाँ पे इकोनॉमिकल होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझिएगा कि स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होता है। जनरली हम लोग कहाँ पे ये सब चीज यूज करते हैं? स्ट्रक्चरल स्टील ऑडिटोरियम होगा, ऑडिटोरियम आपने देखा होगा, ऑडिटोरियम जो है वो आपने देखा होगा आपके कॉलेज के बिल्डिंग्स में, स्कूल के बिल्डिंग में ऑडिटोरियम होता है। मैकेनिकल वर्कशॉप देखे हैं कभी? आरसीसी का पूरा मैकेनिकल वर्कशॉप हमेशा रहता है, बड़ा बड़ा भी कॉलेजेस में जाइएगा तो वो पूरा क्या रहेगा, स्टील स्ट्रक्चर का ही रहता है मैकेनिकल वर्क, क्योंकि उसमें ज्यादा स्लैब रहता है, उसका जो प्लान डायमेंशन होता है वो ज्यादा होता है। तो जिस सिनेमा हॉल देखे होंगे, हमेशा जो बनता है वो स्ट्रक्चरल स्टील का ही बनता है सिनेमा हॉल। ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं, आरसीसी का नहीं बना सकते। तो मतलब जिस भी चीज में अगर प्लान डायमेंशन लार्ज होगा, प्लान डायमेंशन अगर लार्ज होगा, मतलब ऊपर से जो प्लान होगा वो पूरा लार्ज होगा, तो वहां पे क्या होगा, हम लोग स्टील स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रेंथ के बेसिस पे। अब आते हैं हम लोग दूसरा जो नंबर होता है, हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, जो स्ट्रक्चरल स्टील का जो स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो होता है वो हाई होता है। ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, कितना बार पूछा हुआ है कि हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो स्टील का ज्यादा होता है। तो मतलब स्टील जो है उसका हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो होगा, वो ज्यादा होगा, मतलब ये ज्यादा लोड को रेजिस्ट करेगा। और स्मॉल सेक्शन भी अगर हम प्रोवाइड करेंगे ना इसमें, स्मॉल सेक्शन भी अगर इसमें हम प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या होगा कि सेल्फ वेट भी इसका कम लगेगा और ये लोड को ज्यादा रेजिस्ट कर पाएगा। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो है। ठीक है, ये आज जनरली आप ब्रिजेस में देखे होंगे, हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन ब्रिजेस, लॉन्ग स्पेन ब्रिजेज, लॉन्ग स्पेन जहां पे स्पेन ज्यादा है वहां पे क्या होगा, लॉन्ग स्पेन ब्रिजेज में होगा। टॉल बिल्डिंग्स में जो होता है आपका, टॉल बिल्डिंग्स में आपका स्टील स्ट्रक्चर ज्यादा फायदेमंद होता है। और आपका जहाँ पे लो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल रहेगा, जहाँ पे लो बियरिंग कैपेसिटी होगा सॉइल का, वहां पे हम लोग स्टील स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा नंबर इसमें रैपिड कंस्ट्रक्शन। अब क्या किए कि स्टील का आप मेंबर लेके आए और फटाफट से क्या किए कि बिल्डिंग खड़ा कर दिए, फटाफट से बिल्डिंग खड़ा कर दिए स्टील का स्ट्रक्चर लाके, तो ये रैपिड कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, रैपिड कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिख दीजिए, रैपिड कंस्ट्रक्शन। डक्टिलिटी ज्यादा होता है इसका, बात करेगा हम डक्टिलिटी का, तो डक्टिलिटी क्या होता है, इसका ज्यादा होता है। आपको ऐसे ही पता है कि स्टील का डक्टिलिटी ज्यादा होगा कि कंक्रीट का, तो स्टील का डक्टिलिटी। ठीक है, तो स्टील जो होता है, स्टील इज बेइंग अ डक्टाइल मटेरियल, स्टील इज बेइंग अ डक्टाइल मटेरियल। भाई पूरा देखिएगा बढ़िया से, बहुत मजा आने वाला है आपको, और क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, ये पूरा मेरा गारंटी है कि क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ने देंगे आपका। जितना क्वेश्चन का एग्जाम में है 120, तो वो 120 में 120 आएगा, 150 में 150 आएगा। ठीक है, स्टील इज बेइंग अ डक्टाइल मटेरियल, डज नॉट हैव सडन फेल्यूर। क्या होगा कि इसमें सडन फेल्यूर होगा जब डक्टाइल मटेरियल है। तो आप देखिएगा कि जो स्टील का बिल्डिंग्स होता है ना, उसमें सबसे पहले अगर वो फेल होना स्टार्ट होगा तो सबसे पहले वो बेंड होगा, वो हल्का छोड़ेगा, उसका स्ट्रेच होगा, अब तब जाके वो स्ट्रक्चर फेल होता है। मतलब ये एक टाइप का क्लियर आपको पिक्चर, क्लियर इंडिकेट कर देता है कि भाई मैं फेल होने वाला हूँ, ये स्ट्रक्चर पहले ही बोल देता है कि मैं फेल होने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आप डक्टिलिटी का सबसे ज्यादा जो फायदा होता है ना कि ये चीज बोल देता है। आप फेल होने वाले होते हैं तो पहले ही बोल दीजिए कि मैं फेल होने वाला हूँ, या फिर आपके निकल नहीं पाएगा एग्जाम तो आप डायरेक्टली बोल देते हो कि मैं एग्जाम नहीं देते। कितना बढ़िया होता है कि पहले ही पता चल गया, सेट हो गया। लेकिन इस टाइप का सेट आप दिमाग में मत रखिएगा। कोई भी एग्जाम में अगर आप तैयारी अच्छे तरीके से करते हैं ना, तो जरूर से जरूर सिलेक्शन, लेकिन आपको उसमें ईमानदारी दिखानी होगी, थोड़ी सी ईमानदार बनना पड़ेगा, अपने डिसिप्लिन बनना पड़ेगा कि हाँ जितना आवर्स का आपको एक दिन में पढ़ना है उतना पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाइएगा। तो इसमें क्या होगा कि लॉन्गर लाइफ होगा, इसमें क्या होगा स्टील स्ट्रक्चर में लॉन्गर लाइफ होगा, लॉन्गर लाइफ होने वाला है स्टील स्ट्रक्चर में, तो बहुत ज्यादा दिन तक भी बनते रहेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका स्क्रैप वैल्यू ज्यादा होता है। स्क्रैप लास्ट में जब आप बिल्डिंग्स बनाए और बिल्डिंग जब खत्म हुआ 20-30 साल के बाद, तो क्या होता है कि इसका जो मेंबर है उसको फिर से आप यूज कर सकते हैं इसका, जबकि कंक्रीट में ऐसा नहीं होता है। एक बार आप यूज करिए और फिर इसके बाद जब आप फेलियर होगा तो उसमें स्क्रैप में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो स्क्रैप वैल्यू इसका ज्यादा होता है। लॉन्ग सर्विस लाइफ होता है, लॉन्ग सर्विस तो बता ही दिए कि लॉन्गर लाइफ होगा। गैस एंड वाटर टाइटनेस होता है, गैस एंड वाटर टाइटनेस होता है। ठीक है, इस सबसे क्वेश्चन पूछता है वाटर टाइटनेस, गैस एंड बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी, डेंसिटी कितना होता है स्टील का, ज्यादा होता है।
डेंसिटी जो होता है स्टील का ज़्यादा होता है, डेंसिटी जो होता है स्टील का ज़्यादा होता है, कितना होता है 7850 केजी पर मीटर मीटर क्यूब होता है। तो ये इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वाटर टाइट मतलब पानी इसमें लीकेज ना हो, इस तरह का हम स्ट्रक्चर इसमें बना सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग, और इसका एडवांटेज क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक इन ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टिंग में आसानी होगा, इसमें हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होगा। टर्माइट प्रूफ होगा, टर्माइट प्रूफ एंड रूट प्रूफ होगा। टर्माइट प्रूफ मतलब कीड़ा उड़ा तो लगे, आपने देखा होगा स्टील में बहुत कम ही कीड़ा लगता है, कीड़ा नहीं लगता है, तो रॉट प्रूफ रहेगा, ये रॉट प्रूफ रहेगा। ठीक है, जबकि कंक्रीट के सरफेस में बहुत सारा इस टाइप का चीजें आ सकती है। ठीक है, ये तो सारा चीज हो गया आपका एडवांटेज। अब अगर हम बात करें डिसएडवांटेज का, ऐसा तो नहीं है कि हर जगह आप देखे होंगे कि स्टील का ही बिल्डिंग बना, आप खुद ही जिस घर में रह रहे हैं वो स्टील का नहीं है। ठीक है, या फिर आपने बहुत जगह पे नहीं देखा होगा, सब जगह आरसीसी का ही बनता है, लेकिन कुछ जहाँ पे प्लान डायमेंशन ज्यादा होता है वहीं पे हम लोग स्टील बनाते हैं। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, लेजर कोरोजन रेजिस्टेंस होगा, लेजर कोरेसिव रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा कि इसमें पेंट आपको ज्यादा करना पड़ेगा, नहीं तो कोरोजन होते रहेगा। अब आप एक्सपोज सरफेस जो होता है, पानी वानी इसमें पड़ेगा तो क्या होगा, रस्टिंग होने लगेगा, रस्टिंग से स्ट्रक्चर जो है जल्दी खराब होता है। लेजर फायर रेजिस्टेंस से, फायर रेजिस्टेंस मतलब आग वाग लगने का इसमें ज्यादा रहता है, तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं, फायर रेजिस्टेंस कम होता है एज कम्पेयर टू आरसीसी के कंपेयर में। तो हम लोग क्या करते हैं कि स्टील स्ट्रक्चर को ज्यादा मोर कोरोसिव बनाने के लिए, मोर फायर रेजिस्टेंस बनाने के लिए, मोर कोरोसिव एंड मोर फायर रेजिस्टेंस बनाने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, कंपोजिट स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं। मतलब स्टील और कंक्रीट दोनों मिला देंगे। देखा होगा आपने हर जगह यूज होता है इस टाइप का स्ट्रक्चर। मतलब हम लोग क्या करेंगे, कंक्रीट के अंदर में हम लोग स्टील प्लेस कर देते हैं। जैसे इस टाइप का आप स्ट्रक्चर देखोगे, बीच में हम आई सेक्शन कर दिए, आई सेक्शन का स्टील कर दिए, और इसको हम ढक दिए, इसको कैसे से कंक्रीट से। फाउंडेशन में जनरली इस टाइप का चीजें यूज हो जाता है, फाउंडेशन में इसको हम कंक्रीट से ढक दिए। तो ये क्या होता है, कंपोजिट कंस्ट्रक्शन हो गया। यहाँ पे कंपोजिट कंस्ट्रक्शन होगा, एक एक चीज से क्वेश्चन पूछेगा, एक भी चीज हम फालतू नहीं बता रहे हैं, सब कुछ से क्वेश्चन पूछने वाला है, कॉस्टली होगा इस टाइप का स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब आते हैं मेन चीज, हम सब कुछ आपको बता दिए कि डिजाइन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, एडवांटेज क्या है स्ट्रक्चरल स्टील का एज कंपेयर टू आरसीसी। अभी हम मेन चीज में डिस्कस करने वाले हैं, आपको स्टील के बारे में बताएंगे। ठीक है, स्टील, अब देखिए स्टील क्या है, स्टील में कौन कौन सा पहले कंपोजिशन होता है ये समझेंगे हम। तो सबसे ज्यादा जो होता है ना इसमें स्टील में, वो आयरन होता है। ये कितना परसेंट होता है आयरन आपका, परसेंटेज बाई वेट का बात करें तो 98% से भी ज्यादा होता है। ठीक है, समझिएगा ये चीज, 98% होता है। और स्मॉल परसेंटेज ऑफ इसमें क्या होता है, कार्बन होता है। और स्मॉल परसेंटेज बाई जो वेट होता है कार्बन का, वो ज्यादा मतलब कम होता है। कितना होता है, 0.1% से 1.1% से होता है। समझिए, ये 98% आयरन। ठीक है, और आपका कार्बन जो हो गया वो 0.1% से 1.1% होगा। बाकी इसमें क्या रहता है, और भी अगर कम देखे उससे भी कम होता है आपका, इसमें थोड़ा थोड़ा सल्फर मिला रहता है, फॉस्फोरस मिला रहता है, फॉस्फोरस बहुत ही कम अमाउंट मिला रहता है, मैग्नीज होता है, सिलिकॉन होता है आपका, क्रोम होता है, बहुत ही कम अमाउंट में रहता है, 0.15% से भी कम होता है। और यहाँ पे निकेल होता है। ये सारा जो है स्टील में मिक्स रहता है, मतलब बहुत कम अमाउंट भी, ये वाला जो पार्ट है बहुत कम अमाउंट मिल रहता है। बेस्ड अपॉन दिस कार्बन कंटेंट, वाई हम लोग कार्बन कंटेंट के ही बेसिस पे हम लोग डिफाइन करते हैं कि लो कार्बन स्टील है कि मीडियम कार्बन स्टील है कि हाई कार्बन स्टील है। ठीक है, तो हम लोग अगर इसी कार्बन कंटेंट की वजह से जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होता है, जैसे कि स्ट्रेंथ हो गया, टफनेस हो गया, ये डिपेंड करता है मैकेनिकल। अगर आप कार्बन कंटेंट का वैल्यू बढ़ाते हैं तो स्ट्रेंथ बढ़ता है, लेकिन डक्टिलिटी कम होता है। ये चीज हम ऑलरेडी क्वेश्चन हम करा रहे थे तो उसमें हम बताए हुए हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा आपका, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आपका हार्डनेस आ जाएगा, यील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगा, टफनेस आ जाएगा। ये सब किस में आ जाएगा, आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि स्टील जो है ये सबका मिक्सचर है, आयरन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीज, सिलिकॉन, क्रोम, निकेल जो है ये सबका आपका कंपोजिशन। बात करते हैं अब हम आगे की तरफ
क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, एक एक चीज से क्वेश्चन, अभी इसके बाद हम क्वेश्चन कराने वाले हैं, एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन कराएंगे आपको, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट, कार्बन कंटेंट के बेसिस पे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील। तो पहला हो गया आपका लो कार्बन स्टील, पहला हो गया आपका लो कार्बन स्टील, ठीक है, लो कार्बन स्टील में जो कार्बन का कंटेंट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, बराबर क्वेश्चन पूछा हुआ है, कार्बन कंटेंट का जो वैल्यू होता है वो 0.1% से 0.25% होता है। याद रख लीजिएगा, इसको दिमाग में रख लीजिएगा, कोई इससे क्वेश्चन पूछने वाला है, ये जरूर है, वीवीआई इस पे मार्किंग कर लीजिएगा। लो कार्बन स्टील, इसका एग्जांपल जो हो जाएगा वो माइल्ड स्टील जो प्लेन बार होता है वो आपका लो कार्बन स्टील में आ जाएगा। और आपका स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन, जो हम लोग स्टील स्ट्रक्चर जिससे बनाते हैं, स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन, वो लो कार्बन स्टील का ही होता है, उसमें कार्बन कंटेंट कम होता है, ठीक है। ये आप ये वाला कहाँ पे यूज करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन टावर में यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि ट्रांसमिशन लाइन टावर में आपका बिल्डिंग्स, ब्रिजेस में, ये सब में हम लोग स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन यूज करते हैं, ठीक है। ये लो कार्बन स्टील है। कार्बन कंटेंट बढ़ाते हैं तो स्ट्रेंथ बढ़ता है, ठीक है, डक्टिलिटी कम होता है। कार्बन कंटेंट बढ़ाते हैं तो स्ट्रेंथ बढ़ता है, डक्टिलिटी कम होता है। कार्बन कंटेंट बढ़ाएंगे तो आपका हार्डनेस भी बढ़ेगा, टफनेस कम होगा। तो ये सारी चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरा जो टाइप्स है, पहला तो हो गया लो कार्बन स्टील, अब दूसरा जो हो गया वो हो गया मीडियम कार्बन स्टील जो है वो दूसरा नंबर है। क्वेश्चन पूछता है, वीवीआई है, इसमें जो कार्बन कंटेंट का वैल्यू होगा वो 0.25% से 0.60% होगा। ध्यान लिख लीजिएगा, नोट करते जाइएगा, जितना हम पढ़ा रहे हैं अपने आप से एकदम लिखते जाइए, कॉपी ले लीजिए, पेन लीजिए, और जैसे जैसे हम बोलते जा रहे हैं उस तरह से, बाद में वेट मत करिए हम बाद में लिखेंगे नहीं लिखेंगे। तो इसमें कहाँ यूज करते हैं इसको, मीडियम कार्बन स्टील को हम लोग रेल में यूज करते हैं। रेल देखें आपने, रेलवे पटरी, तो उसमें हम लोग रेल में यूज करते हैं, टायर में यूज करते हैं, आपका हाई टेंसाइल स्टील में हम लोग मीडियम कार्बन स्टील यूज करते हैं, आपका हैमर हम लोग जो बनाते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, मीडियम कार्बन स्टील यूज करते हैं। तीसरा नंबर आप आ जाइए कि हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील हो गया, लो कार्बन स्टील हो गया। अब आते हैं हम हाई कार्बन स्टील, समझते जाइएगा, लिखते जाइएगा। इसमें जो कार्बन कंटेंट का वैल्यू होता है वो 0.6% से 1.1% होता है। देखिए ये कार्बन कंटेंट का जितना ही वैल्यू बताता है, कोई बुक्स में हल्का फुल्का इधर उधर आता है रेंजेज में, जैसे यहाँ पे 0.125% से हम जो शुरू से बताएं 0.1% से आपका 1.1% तक पूरा बताएं। कोई कहीं बुक में आपको 0.15% से 1.3% भी दे देगा, 1.2% भी दे देगा। तो ये आप 0.1% से 1.1%, इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है, ये ऑथेंटिक है। तो ये आपका हो गया हाई कार्बन स्टील, ठीक है। तो हाई कार्बन स्टील में आपका जो कार्बन कंटेंट होगा 0.6 से 1.1% होगा। हम बात करें कि हाई कार्बन स्टील हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, तो हाई कार्बन स्टील जो है हम लोग स्टोन मेसनरी टूल में यूज करते हैं। देखिए अगर आप ड्रेसिंग करते हैं, स्टोन का हम ड्रेसिंग करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हाई कार्बन स्टील का टूल्स वहां पे यूज करते हैं। स्टोन मेसनरी टूल्स में हम लोग हाई कार्बन स्टील यूज करते हैं। जैसे ड्रिल्स मेथड, ड्रिलिंग जब हम लोग करते हैं, ड्रिलिंग हम लोग जब करते हैं तो पंचेस से करते हैं, ड्रिल पंचिंग मशीन यूज होता है आपका, जो कि आपका होल करने के लिए यूज होता है। तो ड्रेसिंग करना, स्टोन मेसनरी टूल्स में हम लोग ड्रेसिंग करने के लिए करते हैं। ड्रेसिंग क्या होता है, जब हम लोग नेचुरल रॉक से जो स्टोन निकालते हैं, उसको हम लोग क्वेरिंग बोलते हैं। जो स्टोन निकलता है वो क्या होता है, परफेक्ट साइज में नहीं होता है, वो इरेगुलर शेप में होता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ड्रेसिंग टूल्स से करते हैं, उसको परफेक्ट साइज में, एक रेगुलर साइज में हम लोग इसको बनाते हैं, तो उसको हम लोग ड्रेसिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील के बारे में पता चल गया। अब हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं, सिर्फ एक डायग्राम हम यहाँ पे बना लेते हैं कि लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील क्या होता है। तो देखिए यहाँ से ऐसे गया आपका लो कार्बन स्टील, ठीक है, ऐसे गया। ये जो होगा आपका लो कार्बन स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हो गया, लो कार्बन स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हो गया। यहाँ पे हम स्ट्रेन लिख दिए, और यहाँ पे स्ट्रेस लिख दिए, ठीक है।
स्ट्रेस क्या होता है? क्रॉस सेक्शन रेजिस्टिंग फोर्स इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है। ये स्ट्रेस और प्रेशर का डिफरेंस आप यहाँ पे मत करिएगा क्योंकि ये बहुत सबको पता है कि एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है और इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट जो एरिया होता है वो स्ट्रेस होता है। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, जैसे आप किसी भी बॉडी पे अगर आप लोड लगाते हैं तो उसके अंदर से एक फोर्स लगता है, वो रेजिस्टिंग फोर्स होता है, डिवाइडेड बाई एरिया वो हो गया आपका स्ट्रेस। और स्ट्रेन तो आपको चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन होता है। तो ये लो कार्बन स्टील है। यहाँ पे जो कार्बन कंटेंट का वैल्यू होगा वो आपका 0.25% होगा। ठीक है, यहाँ पे ये लो कार्बन स्टील हो गया। अब बात करें मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील का जो होगा वो आपका ये हो जाएगा आपका मीडियम कार्बन स्टील। ये हो जाएगा आपका मीडियम कार्बन स्टील। यहाँ पे जो कार्बन कंटेंट का अभी हम वैल्यू बताया कि 0.25 से 0.60% होगा। अब यहाँ इसके ऊपर जो आ जाएगा वो आएगा आपका हाई कार्बन स्टील आ जाएगा, हाई कार्बन स्टील आ जाएगा। इसमें कार्बन कंटेंट का वैल्यू अभी हम बता दिए कि 0.60 से 1.1% तक होगा। ठीक है, बात करें इसका अगर हम स्ट्रेन का, तो यहाँ पे जो स्ट्रेन होता है वो 0.2% होता है। ठीक है, ये स्ट्रेन जो होता है ये परसेंटेज इलोंगेशन में हम लोग डिनोट करते हैं इसको, परसेंटेज इलोंगेशन। ये 0.2% जो स्ट्रेन होता है, 0.2% जो स्ट्रेन का वैल्यू होता है इसको हम प्रूफ स्ट्रेन भी बोलते हैं। प्रूफ स्ट्रेन, ध्यान रखिएगा 0.2% स्ट्रेन का जो वैल्यू होता है वो प्रूफ स्ट्रेन होता है। और इस पे जो भी स्ट्रेस का वैल्यू होता है उसको हम प्रूफ स्ट्रेस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा कि ये मीडियम कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, इसका स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है। देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जनरली होता क्या है, मान लीजिए आप एक स्टील ले लिए, उस पर आप लोड लगाएं, इस तरह से खींचते गए तो पहले देखिए कि यहाँ पे इल्ड डिफॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ ये इल्ड पॉइंट है, ये इल्ड पॉइंट है, ये आपका अल्टीमेट पॉइंट है, ये आपका अल्टीमेट पॉइंट है, और लास्ट का जो पॉइंट होता है वो ब्रेक पॉइंट होता है। ये अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पूरा डिटेल में पढ़ना है इसमें, तो इसको आप इसके लिए आप चिंता मत करिएगा। अब आते हैं हम लोग एक चीज की, कार्बन कंटेंट अगर बढ़ाते हैं, फिर से एक बार यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, कितना क्वेश्चन आपका इससे क्लियर होगा। आप देखिएगा जाकर क्वेश्चन सोल्व करिएगा तब पता चलेगा कि कार्बन कंटेंट अगर हम बढ़ाते हैं तो यील्ड स्ट्रेंथ का जो वैल्यू है ना, जो यील्ड स्ट्रेंथ का जो वैल्यू है वो क्या होता है, बढ़ता है। कार्बन कंटेंट बढ़ाते हैं तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ की क्या वैल्यू क्या होता है, मतलब कोई भी स्ट्रेंथ रहे वो क्या होगा, बढ़ेगा। अल्टीमेट स्ट्रेंथ को हम Fu से डिनोट करते हैं, ये भी बढ़ेगा। हार्डनेस भी बढ़ेगा आपका स्ट्रक्चर में, अगर कार्बन कंटेंट बढ़ाते हैं तो मेरा हार्डनेस भी बढ़ जाएगा। और डक्टिलिटी का अगर हम बात करें, डक्टिलिटी का, तो डक्टिलिटी क्या होता है, घटता है। और टफनेस का अगर हम बात करें, टफनेस का बात करें तो ये भी क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन कंटेंट अगर आप बढ़ाते हैं तो यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ेगा, डक्टिलिटी कम होगा और टफनेस कम होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको इतना सारा चीज पता है, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी पूछता है, बराबर पूछता है। अब बात करते हैं हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे, एक बार हम फिर से आते हैं। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे हम एक बार फिर से आते हैं। ये स्ट्रेस डायग्राम हो गया, ये आपका हो गया स्ट्रेन डायग्राम। इतना आपको समझ में आ गया कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। देखिए तीन तरह का लोहा होता है, लोहा के बारे में भी हम थोड़ा बहुत बता देते हैं यहाँ पे। तीन तरह का लोहा होता है। ये आपका होता है रॉट आयरन। ठीक है, रॉट आयरन होता है, ढलवा लोहा बोलते हैं हिंदी में, शायद कंफर्म नहीं है, लेकिन रॉट आयरन आपको ढलवा लोहा ही बोलते होंगे इसको शायद। इसका जो कार्बन कंटेंट है वो 0.15% से कम होता है। ये प्योर फॉर्म होता है, चाहे पिटवा लोहा है इसका, ढलवा लोहा नहीं है, पिटवा लोहा है ये। इसके बाद आते हैं, इसके बाद जो होता है, ये जो होता है आपका इस तरह से जो बनता है, थोड़ा सा इसको सही बनाते हैं इसको। ये जो होता है आपका माइल्ड स्टील होता है। ठीक है, थोड़ा सा और इसको और इस तरह से होगा, माइल्ड स्टील हो जाएगा ये माइल्ड स्टील है। यहाँ पे कार्बन कंटेंट आपको 0.15 से 0.25 होगा। ठीक है, और सबसे ऊपर का जो यहाँ से जो होगा वो आपका हो जाएगा कास्ट आयरन। यहाँ पे जो आपका कार्बन कंटेंट का जो वैल्यू होता है वो 2.15% से भी ज्यादा होता है। ये आपका जो कास्ट आयरन होता है वो 2.15% से भी ज्यादा होता है, कास्ट आयरन का जो कार्बन कंटेंट होता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम एक टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्टील। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्टील। स्टील का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर हम उसको देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं,
तो उसको हम बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी का, तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है स्टील का वो कितना होता है 7.85 होता है। ध्यान से आप याद रखिएगा, क्योंकि इसका जो डेंसिटी होता है वो 7850 केजी पर मीटर क्यूब होता है। मतलब 1 मीटर क्यूब अगर आप स्टील जाके का जोखते हैं तो आपको कितना मिलेगा 7850 किलोग्राम मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे स्टील क्या हो गया, जैसे ये होते हैं आप डायमीटर देखे होंगे आप, ये अगर आप 12 mm डायमीटर का स्टील यूज करते हैं, 12 mm डायमीटर का स्टील यूज करते हैं, रिइंफोर्समेंट सरिया छड़ यूज करते हैं, तो अगर उसका आपको वजन निकालना है, वेट निकालना है, तो कितना होगा 12 mm स्टील का अगर आप एरिया निकालिएगा तो पाई/4 इंटू 12 का स्क्वायर पाई/4 डी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका एरिया निकल गया, तो 7850 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, एरिया निकल गया। तो ये mm स्क्वायर में है, ये mm स्क्वायर में है, तो इसको mm स्क्वायर में, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जितना लेंथ होगा ये पर यूनिट लेंथ होगा, मतलब ये जो वेट होगा ये इतना केजी पर यूनिट लेंथ होगा। मतलब अगर 10 मीटर का आपका छड़ है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो उसका वेट निकल जाएगा। और डेंसिटी तो हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्टील में, डेंसिटी 7850, स्पेसिफिक ग्रेविटी 7.85 हो गया। अगर हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो 2 इंटू 10 टू द पावर तो 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर जो होगा वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। ठीक है, 2 इंटू 10 टू द पावर, इसको हम लोग यहाँ पे 2 इंटू 10 टू द पावर 5 एमपीए भी बोल देते हैं, इसको एमपीए भी बोल देते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर 5 एमपीए। ठीक है, अगर हम बात करें पॉइजन्स रेशियो का, म्यू इक्वल्स टू 0.3 होता है फॉर स्ट्रक्चरल स्टील। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 12 इंटू 10 टू द पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस जो होता है वो आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो ये जितना भी प्रॉपर्टी है, अगर कोई भी कंपोजिशन डाल देते हैं स्टील में, अगर किसी भी टाइप का अगर अलग अलग कंपोजिशन भी यूज करते हैं तो ये प्रॉपर्टी जनरली चेंज नहीं होता है। मतलब ये जो अल्फा 12 इंटू 10 टू द पावर -6 डिग्री, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं, मतलब कम या ज्यादा करते हैं, तो उसमें जो आपका चेंजेज आएगा वो 12 इंटू 10 टू द पावर -6 का जो है स्ट्रेन आएगा। मतलब उसमें चेंजेज जो होगा इतना का चेंजेज होगा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से होगा। पॉइजन्स रेशियो आपका होता है चेंज इन लीनियर, आपका लीनियर स्ट्रेन डिवाइडेड बाई लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई लीनियर स्ट्रेन होता है, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई लीनियर स्ट्रेन होता है आपका पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू। मॉडुलस रेशियो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। तो ये आपका हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, जो कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील में क्या क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, मजा आ रहा होगा फ्रेंड्स, आपको लग रहा है मजा आ रहा है तो आप जरूर से जरूर इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए और जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। फ्री अगर 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 बहुत ज्यादा अगर इसमें मिलता है, मतलब रिस्पॉन्स मिलता है, तो इसको हम पूरा ही फ्री कर देंगे स्टील स्ट्रक्चर को। ठीक है, इसका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होगा उसमें यील्ड स्ट्रेंथ होता है, यील्ड स्ट्रेंथ इसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा। और आपका क्या हो जाएगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो हो जाएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो हो जाएगा वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग हार्डनेस जो हो जाएगा, ये सब मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आता है। अब इसके बाद हम बात करें आपका डक्टिलिटी, टफनेस, ये सब क्या आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आता है। टफनेस का बात करें तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आता है। ये क्या होता है, ये कार्बन कंटेंट के ऊपर में डिपेंड करता है, ये कार्बन कंटेंट के ऊपर में क्या होता है डिपेंड करता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, हार्डनेस, डक्टिलिटी। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है उसके बारे में बताना है। ये धीरे धीरे करके हम सीक्रेट खोल रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर का। ठीक है, कहाँ तक कि ये इसका सीक्रेट खुलेगा आप देखते रहिए। जनरल जो क्लासिफिकेशन है स्टील का वो देखिए, अभी हम बेस्ड ऑन कार्बन कंटेंट तो देख लिए, अब हम जनरल क्लासिफिकेशन में आते हैं। स्टील दो टाइप का यूज होता है, एक तो आपका रिइंफोर्सिंग स्टील जो कि हम लोग छड़ सरिया जो कि हम लोग घरों में यूज करते हैं, बिल्डिंग्स कॉलम ये सब बनाने में रिइंफोर्स्ड स्टील जो होता है उसका एक तो इस टाइप का स्टील होता है, यूज्ड इन आरसीसी, यूज्ड इन आरसीसी कंस्ट्रक्शन एज ए स्लैब, इन स्लैब, बीम कॉलम फाउंडेशन और फाउंडेशन रिइंफोर्समेंट। मतलब हम लोग जो है इसको स्लैब, बीम, कॉलम, फाउंडेशन इस तरह का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं आरसीसी का, तो वहां पे हम रिइंफोर्सिंग स्टील यूज करते हैं। this steel like bars only, this steel like as a bar only, मतलब इस टाइप का जो स्टील होता है वो बार टाइप का होता है, ये इस टाइप का होता है। बार आप वो वाला बार मत समझ लीजिएगा, ठीक है, मतलब समझ गया। तो यहाँ पे जो ये वाला आ गया,
ठीक है। तो यहाँ पे ये बार जो होता है, ये रिइंफोर्समेंट जो होता है, जो ये स्टील जो होता है, ठीक है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम बात करें इसका, तो FE 250 हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, FE 415 होगा इसका एग्जाम्पल, FE 500 जो होगा इसका एग्जाम्पल। ठीक है, ये आपका रिइंफोर्सिंग स्टील का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, FE जो डिनोट करता है, ये स्टील डिनोट करता है, स्टील है। और जो 250 जो डिनोट करता है, वो होता है यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस इज इन MPa, मतलब यील्ड स्ट्रेस जो है इसका 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर होगा या फिर MPa में होगा। ये जनरल क्लासिफिकेशन, ये आपका रिइंफोर्सिंग स्टील है। बात करेगा हम दूसरा टाइप का जो स्टील होता है, वो होता है स्ट्रक्चरल स्टील। वो कौन सा स्टील होता है? स्ट्रक्चरल स्टील होता है। दूसरा टाइप का जो स्टील होता है वो स्ट्रक्चरल स्टील होता है। इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं? स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन के रूप में यूज करते हैं। स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन आर यूज्ड। स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन, इसमें क्या होगा? सेक्शन यूज होता है एज ए स्टील बिल्डिंग, बिल्डिंग एंड ब्रिज कंस्ट्रक्शन। ब्रिज कंस्ट्रक्शन में हम लोग जनरली आपका स्ट्रक्चरल स्टील एज ए मेंबर, सिर्फ आप सेक्शन टाइप का, जैसे आई सेक्शन हो गया, इस टाइप का सेक्शन ही डायरेक्ट आया था। ठीक है, आई सेक्शन हो गया आपका, चैनल सेक्शन हो गया आपका, तो इस टाइप का आपको डायरेक्ट सेक्शन मिलेगा। इसमें बार नहीं मिलेगा आपको, क्या मिलेगा आपको? डायरेक्ट इस टाइप का सेक्शन ही मिलेगा, एंगल सेक्शन मिलेगा। तो इस टाइप का आपको सेक्शन मिलेगा। इस टाइप के स्टील को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? FE 410 और ब्रैकेट में E250, इस तरह से हम डिनोट करते हैं। या फिर FE 570 E350, इस तरह से हम स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन को यूज करते हैं। यहाँ पे जो FE है वो स्टील होगा, और जो ये 410 जो है, ये क्या होगा आपका? 410 जो है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील जो होगा, FU का वैल्यू 410 MPa होगा। ठीक है, यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन और रिइंफोर्स्ड स्टील में क्या डिफरेंस होता है। ये जो प्रोडक्शन होता है स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन का, ये कहाँ होता है? इंडियन हॉट रोलिंग मिल्स में होता है। इंडियन हॉट रोलिंग, ये आपका देखिएगा अम्बाला, पंजाब, ये सब में ज्यादा इस टाइप का जो फैक्ट्री है वो ज्यादा होता है। इंडियन हॉट रोलिंग मिल का जो फैक्ट्री है वो पंजाब, हरियाणा, अम्बाला, ये सब जगहों पे होता है। इसमें क्या, कैसे हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं? क्या करेंगे कि ये ब्लॉक सेक्शन हो गया, ये आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन हो गया एक। ठीक है, अगर हमको आई सेक्शन बनाना है तो आप देखिए कि आई सेक्शन का स्टील आ जाता है, कैसे बनता होगा? अगर कुछ ना कुछ पार्ट होता होगा तो आई सेक्शन का स्टील कैसे बनता है? आपका क्या करेंगे कि इसको चारों तरफ से क्या करेंगे? आपका कंप्रेस करेंगे, हाई मतलब बहुत ज्यादा गर्म करके क्या करेंगे? इस पे स्ट्रेस लगाएंगे, स्ट्रेस ऑन स्टील टू मेक आई शेप। ठीक है, आई शेप हम लोग कैसे करते हैं कि इस टाइप के जो, इसमें क्या होगा? जैसे ही हम स्ट्रेस लगाएंगे, चारों तरफ से कंप्रेस करेंगे, तो इस तरह से हमको क्या मिलेगा? इस तरह से हमको क्या मिल जाएगा? आई सेक्शन। यहाँ पे इस तरह से हमको आई सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे जैसे हम कंप्रेस करेंगे, मतलब हम लोग टेम्परेचर इसमें यहाँ पे क्या रखते हैं? 30 डिग्री सेल्सियस से हम क्या करते हैं? 750 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर करते हैं। फिर से इसको क्या करेंगे? 30 डिग्री सेल्सियस में इसको कूल कर देंगे। तो स्ट्रेन इतना लगने के बाद क्या होता है? स्ट्रेस ऑन रेक्टेंगुलर शेप टू मेक आई शेप। हम लोग कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसमें इसको कंप्रेस करते हैं और टेम्परेचर बढ़ा के करते हैं। ऑब्वियस है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो होगा। देखिए इसी में जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएं, इसमें तो क्या होगा? स्ट्रेस लग गया। कुछ देर के बाद क्या करिएगा कि आप देखिएगा कि बहुत जोर से कोई चीज अगर हम दबाते हैं, बहुत जोरों से अगर हम कोई चीज को प्रेस करते हैं, तो वो क्या होगा? जैसे हम छोड़ेंगे तो वो तो बाहर आएगा, लेकिन उसमें क्या होगा? अंदर से धीरे धीरे और क्या उभरते जाएगा। मतलब जो अंदर से जो और एक स्ट्रेस बच जाता है, वो क्या होता है? आपका रेसिडुअल स्ट्रेस होता है। देखिए रेसिडुअल स्ट्रेस आपने देखा होगा, क्वेश्चन में पूछता है। मतलब क्या होगा कि आफ्टर ऑब्टेनिंग मतलब आई शेप आने के बाद, आफ्टर ऑब्टेनिंग आई शेप, it have some stresses, called residual stresses। तो ये क्या होगा? ड्यू टू दीज स्ट्रेसेस वी कांट शो, मतलब जब हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे तो उसमें अपर यील्ड जो पॉइंट होता है उसको हम लोग नहीं दिखा पाते हैं, बस इसी की वजह से कि उसमें रेसिडुअल स्ट्रेसेस होता है। रेसिडुअल स्ट्रेस समझ में आ गया कि आप किसी भी चीज को बहुत ज्यादा प्रेस करिएगा ना,
तो इसमें आप इसको बहुत ज़्यादा प्रेस किए तो क्या होता है कि इसमें आपका जो स्ट्रेसेस है वो धीरे-धीरे उभर के आता है और फिर भी लास्ट में भी कुछ ना कुछ स्ट्रेसेस बच जाता है, जो धीरे-धीरे आते रहता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे आपका रेसिडुअल स्ट्रेसेस बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि रेसिडुअल स्ट्रेसेस क्या होता है। ठीक है, अब हम आते हैं कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स के बारे में। ठीक है, कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स के बारे में आते हैं। उससे पहले हम थोड़ा-सा देख लेते हैं कि कितना हम लोग टाइम दे चुके हैं इस क्लासेस के ऊपर में। ठीक है। तो अभी टाइम में है, अभी हम लोग और लेते हैं 10-15 मिनट और इसमें खींचते हैं। कोड्स एंड स्टैंडर्ड, कोड्स एंड स्टैंडर्ड की बात करें हम, कोड्स एंड स्टैंडर्ड की बात करें हम, कोड्स एंड स्टैंडर्ड की बात करें तो प्रोवाइड, ये जो होता है कोड्स जनरली क्या होता है कि प्रोवाइड गाइडलाइन हम लोग को प्रोवाइड करता है, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि हम लोग कौन सा यूज करें कौन सा नहीं करें, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। डिजाइन प्रोसीजर जो होता है, डिजाइन प्रोसीजर जो होता है ये कोड्स और स्टैंडर्ड बताता है। तो आप नोट करते जाइए कि कोड्स हम लोग कौन यूज करते हैं, तो स्टील में हम लोग IS 800 यूज करते हैं। IS 800 इसमें भी अलग अलग टाइप का, पहले जो था 1956 था जिससे 1962 तक चला, ये फर्स्ट बार जो है ये कोड बना था जो, तो ये इस समय 1956 से 1962 तक। दूसरा बार जो अमेंडमेंट हो गया हुआ 1984 जो बना, ये सेकेंड हुआ जो कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड्स पे के बेसिस पे बनाया था। और तीसरा जो है 2007 जो आया IS 800 2007 जो है वो थर्ड आया जो कि लिमिट स्टेट मेथड भी यूज करता है। ये जो दोनों कोड जो ऑफ प्रैक्टिस जो है, ये तीनों जो कोड ऑफ प्रैक्टिस जो है फॉर यूज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इन जनरल कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चरल स्टील इन जनरल कंस्ट्रक्शन, इन जनरल कंस्ट्रक्शन। तो आपको ये याद रखना है कि जो हम लोग स्टील में यूज करते हैं वो IS 800 यूज करते हैं। कंक्रीट में हम लोग कौन सा यूज करते हैं, IS 456 जो है वो हम लोग IS 456 जो है, IS 456 2000 जो है वो हम लोग कंक्रीट में यूज करते हैं। और IS 800 2007 जो है हम लोग कहाँ यूज करते हैं, स्टील में यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसको, IS 800 हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और कोड बुक है मेन जो याद रखने वाला है, ये IS 875 क्वेश्चन पूछता है, बिना क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो हम बताएंगे ही नहीं, जो जिससे क्वेश्चन नहीं पूछता है वो चीज हम नहीं बताएंगे यहाँ पे। IS 875 9087 जो है ये कोड जो है, इस कोड में 5 पार्ट है, 5 पार्ट है। ये कोड क्यों होता है, ये कोड किसके लिए है, तो ये जो कोड ऑफ प्रैक्टिस है ये आपका डिजाइन लोड के लिए है। डिजाइन लोड फॉर बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर, फॉर बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर के लिए ये IS 875 जो है, IS 87 जो 5 है वो बिल्डिंग्स के लिए है। तो इसमें जो है, इसमें आपका पार्ट 1 आएगा, पार्ट 1 जो आएगा, पार्ट 1 जो आएगा इसमें डेड लोड आएगा, पार्ट 1 में डेड लोड आएगा। ठीक है, पार्ट 1 में आपका डेड लोड आएगा, पार्ट 2 में आपका लाइव लोड आएगा, पार्ट 3 में आपका विंड लोड आएगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जो चीज इंपॉर्टेंट हम बोल देंगे कि इसमें क्या आएगा, विंड लोड आएगा। ठीक है, ये पार्ट 3 हो गया। पार्ट 4 का बात करें, पार्ट 4 में स्नो लोड आएगा, स्नो लोड बर्फ का लोड जो होता है उसको हम लोग पार्ट 4 में रखे हैं, इसके बारे में आपको पार्ट 4 मिलेगा। और पार्ट 5 में आपको स्पेशल टाइप का लोड जो कि कॉम्बिनेशन होता है, स्पेशल लोड और कॉम्बिनेशन ऑफ लोड हम लोग बोल सकते हैं इसको, कॉम्बिनेशन ऑफ लोड बोल सकते हैं इसको। ये किस में आ जाएगा आपका, पार्ट 5 में आ जाएगा। तो मतलब देखिए पार्ट 1 में डेड लोड आएगा, पार्ट 2 में लाइव लोड। डेड लोड क्या होता है, जो स्ट्रक्चर का सेल्फ वेट होता है वही क्या होता है, डेड लोड होता है। और लाइव लोड क्या होता है, जो स्ट्रक्चर पे आते जाते रहता है। ठीक है, वो आपका लाइव लोड हो गया। जैसे क्लासरूम ले लीजिए, क्लासरूम में जो कॉलम है आपका, कॉलम है, बीम है, या फिर क्लासरूम का अपना स्लैब है, वो सब क्या आ जाएगा, डेड लोड में आ जाएगा। लेकिन लाइव लोड में क्या होगा, जब हम लोग क्लासरूम में जाते हैं वो हम लोग क्या हो गया, लाइव लोड हो गया। बेंच टेबल कुर्सी जो है वो भी एक तरह का लाइव लोड है, उसको हम लोग रिमूव करेंगे, हट जाएंगे, तो उसके लिए होता है। पार्ट 3 जो होता है विंड लोड, हवा का जो लोड होता है। जैसे क्या होता है कि जो डिजाइन स्पीड है वो 50 मीटर पर सेकेंड हम लोग डिजाइन करते हैं, सपोज दैट, मतलब ये हम लोग मानते हैं कि 50 जो मीटर पर सेकंड के हिसाब से वेलोसिटी लाएगा तो उस पर कितना लोड आएगा। ठीक है, अब ये जनरली 50 जो मीटर पर सेकंड है वो हमेशा नहीं आता है, ये कभी कभी आता है। मतलब आपको 50 साल में आपको एक ही बार देखने के लिए मिलेगा, वही 1-2 सेकंड के लिए आएगा, तब पर भी हम इसको लेके डिजाइन करते हैं।
तो ये सारा चीज जो हो गया वो लोड के बारे में हो गया। अब आते हैं हम नोट में, एक चीज आप नोट करिएगा यहाँ पे कि जो IS 1375 है वो आपका किसके लिए है, ब्लैक लोड के लिए है, ब्लैक लोड के लिए है, ठीक है। IS जो 675 है ये आपका स्पेसिफिकेशन फॉर बंटिंग के लिए है, स्पेशल फॉर बंटिंग के लिए है। ये इस टाइप का जो ये कोड बुक है, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। IS हैंडबुक यूज होता है आपका स्टील में, IS हैंडबुक जो होता है वो स्टील में यूज होता है। तो ये सारा चीज हो गया यहाँ पे, ठीक है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो IS 875 में, IS 875 पार्ट 1 में जो डेड लोड और लाइव लोड का वैल्यू दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए। रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए अगर हम बात करें, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए अगर हम बात करें, तो लाइव लोड का जो वैल्यू है, लाइव लोड के जो वैल्यू है वो 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए कोड में, ठीक है। फॉर क्लासरूम्स के लिए, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए नहीं बात कर रहा, क्लासरूम्स के लिए जो लाइव लोड का वैल्यू होगा वो 5 किलो न्यूटन पर मीटर होता है। कैसे मतलब इसको डिसाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, ये 1 मीटर है, 1 मीटर है, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर एरिया में मान लीजिए 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 4 आदमी मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर एरिया में लगेगा। मतलब एक आदमी का अगर वेट हम एवरेज 75, कोई इसमें तोंदू पहलवान भी होता है तो उसका हो सकता है 150 केजी का वेट हो, तो यहाँ 75 इंटू, अगर हम एवरेज 75 ले लेते हैं तो 75 इंटू 4 करेंगे 300 केजी हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, 3000 न्यूटन, मतलब 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर में आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का जो है लोड लग रहा है। तो इस तरह से लोड का कैलकुलेशन IS 875 में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे आगे रोल्ड स्टील सेक्शन, रोल्ड स्टील सेक्शन, ठीक है। रोल्ड स्टील सेक्शन में हम आई सेक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जो रोल्ड स्टील सेक्शन होता है वो इंडियन रोलिंग मिल्स में बनाया जाता है ठीक है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आई सेक्शन जो होता है, आई सेक्शन हो जाएगा आपका, आई सेक्शन हो जाएगा, उसी में चैनल सेक्शन होता है। इस सब के बारे में बताने वाले हैं कि किसका कौन सा मेजर एक्सिस है, कितना माइनर एक्सिस है। इससे क्वेश्चन पूछता है कि अब चैनल सेक्शन हो गया आपका, आपका एंगल सेक्शन हो गया, ठीक है, बॉक्स सेक्शन हो गया, बॉक्स सेक्शन हो गया ठीक है, टी सेक्शन हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे, और आप कमेंट में करके जरूर बताइएगा इसका कि इस ये से आई सेक्शन हो गया, आपका चैनल सेक्शन हो गया, आपका एंगल सेक्शन, और आपका हॉलो सेक्शन हो गया, और टी सेक्शन होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये बताना है इसमें से कि कौन सा सेक्शन बेस्ट सेक्शन है यूज करने के लिए, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, इसको अभी हटा देते हैं। आप इसमें बताइएगा, ठीक है, कि कौन सा, पहले वाला क्वेश्चन समझिए कौन सा सेक्शन बेस्ट सेक्शन है, और इसमें आपको ये बताना है किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ज्यादा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर बताइए कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, कि इसका ज्यादा होगा, कि इसका ज्यादा होगा, कि इसका ज्यादा होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप इसमें कमेंट करके ये बताइए कि किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। रोल्ड स्टील सेक्शन के बारे में बताने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इसके बाद हम बताएंगे ये स्ट्रक्चर को डिजाइन कैसे करेंगे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से कैसे डिजाइन करेंगे, लिमिट स्टेट मेथड से कैसे डिजाइन करेंगे, अल्टीमेट लोड मेथड से कैसे डिजाइन करेंगे। इंटरेस्टिंग होने वाला है क्वेश्चन। इसके बाद हम आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, जैसे कि SSC जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन, आपका राजस्थान जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन, यूपी SSC जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन, जितना भी जेई के एग्जाम में सब क्वेश्चन मिक्स करके हम बनाने वाले हैं। आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको फुल का फुल मार्क्स लेके आना है और सिलेक्शन लेना है, ठीक है। बस तैयारी में आप थोड़ा सा डिसिप्लिन रखिए अपना, ठीक है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए, ठीक है।